डॉक्टर सनम जतोई के पास असफरीन को लाने का मशवरा ज़हूर का था। वो शहर की मशहूर माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ बलोच ख़ानदान की होने वाली बहू भी थी। आज से 3 साल पहले जिस अंदाज और हसीन मौका पर सनम का जिक्र पहली दफ़ा बलोच ख़ानदान के सामने हुआ था, तो ज़हूर को पूरा यकीन था कि सनम को शरीक सफ़र बनाना आसान नहीं होगा। ज़हूर ने वालिद मोहतरम की मुखालफत करके अपनी मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाया था और इस जंग में गयूर ने उसका पूरा साथ दिया था। फिलहाल ये बात असफरीन से छुपाई गई थी और अगर बता भी दी जाती तो घंटों उसे देवरानी का रिश्ता समझाने में लग जाते। डॉक्टर के कैबिन में पहुंचने साथ ही उसे अपने मतलब का पजल नजर आ गया, जिसे सुलझाने में वो मगन हो गई। नाम क्या है आपका? वो दोनों उस वक्त डॉक्टर सनम के सामने बैठे थे जब उन्होंने बात करना शुरू की। अपना नाम बताए ना हम। वो जो पजल सुलझाने में मसरूफ थी, उसने गयूर को कोहनी मारी। इसका नाम तो मुझे पता है, गयूर अब्बास बलोच हैं ये। मैं आपका नाम पूछ रही हूँ। उसने असफरीन की तरफ देखा। मेरे तो बहुत से नाम हैं। घर में मुझे शोना बुलाते थे, ये मुझे जारी बुलाते हैं और हॉस्पिटल में सब पागल बुलाते थे। और मैं इनकी वाइफ हूँ तो मेरा नाम फिर मिसेस बलोच हुआ था ना। उसने लंबी दास्तान खोल कर रख दी। इनका नाम असफरीन आलम आफरीदी है। गयूर ने डॉक्टर का चेहरा देखकर खुद ही जवाब दिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये भी मेरा नाम है? मेरा नाम भी आपके नाम की तरह कितना मुश्किल है। वो गयूर से शिकायत करने लगी। आप जिस नाम से कहेंगी मैं उस नाम से आपको बुला लूंगी। डॉक्टर सनम ने उससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की। मेरा एक और नाम भी है। क्या था? उसने सर खुजाया। हाँ, जाने अजीज़। सुबह इन्होंने मुझे जाने अजीज़ भी कहा था। अपनी नादानी में उसने गयूर को खासा पशेमान किया। तो मैं आपको क्या बुलाऊं? सनम ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए पूछा। वो तो ये बताएंगे। मैं इनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करती। ये मेरे बहुत अच्छे और प्यारे से हस्बैंड हैं। उसने बहुत ही मोहब्बत से गयूर का दायां गाल जोर से खींचा। तो मैं आपकी वाइफ को जारी ही बुला लेती हूँ मिस्टर बलोच। उसने गयूर से इजाज़त मांगी। जो आपको मुनासिब लगे डॉक्टर साहिबा। वो अपनी तकलीफ छुपाता गाल मलने लगा। जारी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आपके हस्बैंड यहीं बैठे हैं, आइए हम अंदर चलते हैं। उसने अंदरूनी कमरे की तरफ इशारा किया। अब मैं समझी, आप मुझे अंदर लेकर जाएंगी और ये यहाँ से चले जाएंगे। उसने पेशन गोई की। ये कहीं नहीं जाएंगे। आप झूठी हैं। लाला ने भी मुझे यूं ही पहले हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। वो हर बात को माजी से जोड़ देती थी। हम कहीं नहीं जाएंगे जारी, गयूर ने वादा किया। ठीक है, प्रॉमिस करें, वो वाला जो मैंने सिखाया था। उसने नज़रें अभी भी पजल सुलझाने में लगा रखी थी। यहाँ उसे मुनासिब नहीं लगा था। प्रॉमिस करें वरना मुझे घर लेकर जाए, मुझे यहाँ नहीं रुकना। उसने दो टोक अंदाज अपनाया था। अच्छा वादा, पक्का वादा, सच्चा वादा। उसने सिखाए गए अंदाज में वादा किया। ओके, ये ले आपका पजल। उसने पजल सुलझाकर सनम की तरफ फेंका, जिसे उसने फुर्ती से कैच कर लिया। वाह, मुझसे ये पिछले 10 दिन से हल नहीं हुआ और आपने 10 मिनट में हल कर दिया। वो अज़फरीन की जहानत से मुतासिर हुई थी। चले, मुझे अपना सेलफोन और गाड़ी की चाबी दें। उसने हाथ फैलाकर कहा। पर क्यों? गयूर को यह नया मुतालबा समझ न आया। जल्दी जल्दी दें। ठीक है बाबा। वो जानता था वो ये बात मनवाए बगैर पीछे नहीं हटेगी। गाड़ी नहीं होगी ना तो जा नहीं सकेंगे आप, और फ़ोन नहीं होगा तो किसी को बुला भी नहीं सकेंगे। उसने चालाकी दिखाते हुए कहा। हम यहीं हैं जारी। वो अपने हमरा वो चीज़ें भी उसी कमरे में ले गई। आधे घंटे के सेशन के बाद वो कमरे से निकली थी। डॉक्टर सनम ने पहली ही मुलाकात में उससे दोस्ती भी कर ली थी, ताकि अगली दफ़ा उसे यहाँ लाने के लिए गयूर को ज़्यादा तगो-दो ना करना पड़े। आप बहुत अच्छी हैं, मैं दोबारा आपके पास ज़रूर आऊँगी। अपनी कुर्सी पर वापस बराजमान होते हुए वो पहले से ज़्यादा मुतमईन और पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि सब डॉक्टर्स बुरे नहीं होते। वो भी अपनी नशिस्त पर टिक गई। यकीन इतनी जल्दी थोड़ी आता है। उसने मुंह बनाया। आपको आज भी लोगों को लाजवाब करना बखूबी आता है। ये कुछ दवाइयाँ हैं मिस्टर बलोच, अब ये आपकी कोई बात टालती नहीं है, इसलिए इनको दवाई देना आपकी जिम्मेदारी। उसने कागज़ पर अद्वियात लिखकर गयूर के सपुर्द किया। घर चले ना, मैं थक गई हूँ। वो जब भी बेजार होती तो गयूर के सर पर ज़िद्दी बच्चों की तरह खड़े होकर अपनी बात मनवाती थी। शुक्रिया डॉक्टर। गयूर भी उठ खड़ा हुआ और हाथ में पकड़ी अज़फरीन की चादर सलीके से उसे ओढ़ा दी थी। जारी, हमारा बाजू छोड़ दो, लोग होंगे बाहर। कमरे के बाहर पहुंचते तक उसने गयूर का बाजू अपने हाथों से दबोच लिया। तभी तो पकड़ा है, मैं गुम हो गई तो?
भीड़ के नाम से ही वो खाइफ हो जाती थी। नहीं गुमती बाबा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। यूं बाजू पकड़ना मुनासिब नहीं लगता ना। वो हिचकिचाया। आप साथ हैं तभी तो आपका बाजू पकड़ा है ना। प्रॉमिस, गाड़ी में चलकर छोड़ दूंगी। वो अपनी बात पर डटी हुई थी। हम जानते हैं वहां तो तुम छोड़ ही दोगी। चलो। हमेशा की तरह उसी ने घुटने टेक दिए। व्हाट अ स्वीट कपल। जहूर ठीक कहता है। गयूर भाई वाकई में बेगम के इश्क में पागल हैं। असफरीन के लिए गयूर की मोहब्बत और बर्दाश्त पर सनम को रश्क आया था। ज़ारी, क्या कर रही हो? वो कमरे में आया तो अलमारी का सारा सामान बाहर फेंके वो अंदर कुछ तलाश करने में मसरूफ़ थी। वो उसने सोचते हुए शहादत की उंगली मुंह में डाली। बताओ ना, क्या ढूंढ रही हूँ मैं? उसे तशवीश हुई। हमारी शादी की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? सबकी शादियों की होती हैं। मेरे लाला भाभीियों की शादी के इतने बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम, एल्बम्स और वीडियोज़ हैं। उसने हाथ फैलाकर वॉल साइज़ फ्रेम जितना जाविया बनाया था। तस्वीर का तुम क्या करोगी ज़ारी? उसने बात बदलने की नाकाम कोशिश की थी। आप सवाल के जवाब में सवाल क्यों करते हैं? जब भी कुछ पूछ लो आप नया सवाल उठा देते हैं। उसने खासी बदलिहाजी से जवाब दिया। अब यूं बात करोगी तुम हमसे? उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई पर उसने लहजा नर्म ही रखा। हम बताएं ना, हमारी शादी की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? वो दोबारा तमीज़ के दायरे में आ गई। आओ इधर बैठो। गयूर ने उसे अपने साथ लेकर बेड तक आने की कोशिश की। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई थी ज़ारी, इसलिए कोई तस्वीर नहीं है। उसे मुलायमत से बेड पर बिठाकर उसने समझाया था। हमारी शादी सादगी से क्यों हुई थी? एक नया सवाल। क्योंकि हमारी शादी के वक्त हमारे चचाजाद भाई आज़र की वफ़ात हो गई थी। वो झूठ पर झूठ बोल रहा था। आज़र? उसके लिए यह नाम बिल्कुल नया था। वो कैसे फौत हुआ था? उसके सवाल के दौरान गयूर की नज़र लैम्प टेबल पर रखी गई, उसकी दवाई पर गई। तुमने दवाई ली है? उसने फ़ौरन सवाल किया। नहीं। वो बहुत हो गए सवाल जवाब, अब दवाई लो और आराम करो। वो उठा और दवाई लिए वापस मुड़ा। पर ज़ारी, दवाई लो वरना हम नाराज़ हो जाएंगे। उसने धमकी दी तो वो उसकी धमकी पर वो हर बात मान जाया करती थी। जी। दवाई लेने के बाद उसके नए सवालों से बचने के लिए गयूर ने भी नया बहाना तलाश कर लिया। अब तुम आराम करो, हम मुलाजमा को भेजकर अलमारी का सामान दोबारा ठीक करवाते हैं। उसे बेड पर लिटाकर कंबल ओढ़ा था। वो कमरे से जाने की तैयारियों में था। असफरीन ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका था। अब क्या हुआ? उसने खड़े खड़े पूछा। आज़र के मौत के बारे में। आज़र के फोत होने के बाद हमारी शादी हुई थी या उसके फोत होने से पहले? वो जिस बात के पीछे पड़ जाती उससे जान छुड़वाना नामुमकिन हो जाता। ज़ारी, अभी सो जाओ। तुम्हें कल डॉक्टर सनम ने क्या कहा था कि तुम किसी भी बात को लेकर दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालोगी। वो उसके पास बैठ गया, जबकि असफरीन का हाथ अब उसने दोनों हाथों में थाम लिया था। लेकिन उसके पास सवालों का एक ज़ख़ीरा था। सो जाओ। उसने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाया। मुझे नींद नहीं आ रही ना। गयूर के पीछे हटते ही वो तिल मिलाई थी। हम 3 तक गिनेंगे। अगर तुम ना सोई तो हम तुमसे खफा हो जाएंगे, तुमसे बात भी नहीं करेंगे और ना तुम्हारी कोई बात सुनेंगे। और फिर जितनी बार भी सॉरी कह दो, हम नहीं मानेंगे। उसने हतमी धमकी दी और उसकी आंखों पर हाथ फेरकर आंखें बंद करवा दी। वो जानता था कि अब चाहे दुनिया दो हो जाए, असफरीन आलम अपनी आंखें नहीं खोलेगी। 1 2 3। वो जूं जूं गिनती गिनता गया। उसकी आवाज़ पर असफरीन ने ज़ोर से आंखें मीचकर सोने की अदाकारी की। मैं सो गई हूँ, आप चले जाएं। उसे यकीन दहानी के लिए उसने कहा। पक्की बात है? उसकी नादानी पर गयूर मुस्कुराया। जी। उसने मज़ीद शिद्दत से आंखें भींची। शाबाश। अपना हाथ छुड़वा कर उसका दूसरा हाथ कंबल में डालता वो भी कमरे से निकल गया। मैं ज़हूर से पूछूंगी, वो मुझे सब सच बता देगा। लेकिन उसने अगर को बता दिया है तो वो मुझसे खफा हो जाएंगे, फिर मुझे वापस हॉस्पिटल छोड़ आएंगे। मैं अब छुप छुप कर खुद से पता कर लूँगी। गयूर के जाते ही बंद आंखों के साथ ही उसने नया मंसूबा बनाया। उसने मुलाजमा को कमरे में जाकर अलमारी ठीक करने की हिदायत दी और साथ ही हुक्म दिया कि काम के दौरान ज़रा सी भी सरगोशी ना हो, वरना आसफरीन की नींद में खलल होगा। वो सोफे पर बैठा हिदायत दे रहा था, जबकि मुलाजमा सर झुकाए खड़ी थी। जब से वो घर वापस आई थी, 2 मुलाजमाओं को तो उसके छोटे छोटे कामों के लिए मुख्तस कर दिया गया था, जो हर वक्त साए की तरह उसके साथ रहती और उसके ऊट पटांग किस्म के हुक्म लम्हों में बजा लाया करती। ज़ारी की नींद में ज़रा भी हर्ज न आए। वो अपने धमकी आमेज़ लहजे में मुलाजमा को समझा कम और डरा ज़्यादा रहा था। जी छोटे बलोच साहब। वो बेचारी सर झुकाई खड़ी थी। भैया, मुलाजमा अपना काम जानती है, आप क्यों बेचारी की क्लास ले रहे हैं?
वहाँ आते गयूर को मुलाजमा की हालत पर रहम आया। ठीक है, जाओ तुम। गयूर ने उसे बिलाखिर बख्श दिया। भाभी की हालत में बहुत बेहतरी आई है, मैं तो उनके इलाज से बहुत मुतमईन हूँ। सामने मौजूद सोफे पर बैठते उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। हाँ भाई, इलाज करने वाली तुम्हारी होने वाली बेगम जो है, गयूर ने उसका रिमांड लेने का सोचा। मैंने एक चीज़ नोट की है, भाभी जब से घर आई हैं आप खासे गैर संजीदा रहने लगे हैं। उसने आंखें छोटी करते बड़े भाई को घूरा। अब क्या करें ज़हूर, हम ज़्यादा संजीदा होते हैं तो तुम्हारी भाभी हमसे ही सहम जाती हैं और हम उसे लेकर कोई भी ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते। अब वैसे भी मुस्कुराना या किसी से हंसकर बात करना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर जारी की खुशी हमारी मुस्कुराहट में है तो हम 24 घंटे पागलों की तरह हंसने को तैयार हैं। असफरीन का जिक्र सुनते साथ ही वो जज्बाती हो जाया करता था। भाभी को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, उन्होंने गयूर अब्बास बलोच जैसे इंसान को हंसना मुस्कुराना सिखा दिया है, जिसे हंसना मुस्कुराना अपनी तौहीन लगती थी कभी। अब ऐसी भी बात नहीं है, हम कभी कभी तो मुस्कुरा ही दिया करते थे। उसने मुंह फुलाया। मेरे प्यारे भैया, आपकी और भाभी की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। गयूर जब रात गए कमरे में आया तो सोने की अदाकारी करते करते वो हकीकतन गहरी नींद सो चुकी थी। गयूर ने उसके माथे पर हाथ फेरकर बिखरे बाल पीछे किए और माथे पर बोसा देता कपड़े तब्दील करने ड्रेसिंग रूम में चला गया। ड्रेसिंग रूम से निकलकर वो जैसे ही बाहर पहुंचा, बेड पर असफरीन नींद में हिलते हुए बुड़बुड़ा रही थी। माँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं माज माज। गयूर उसके आधे अधूरे जुमले ही सुन पाया। जारी, गयूर ने उसे बुलाया। माज। कप कपाते होंठों से वो एक ही नाम पुकार रही थी, जारी। गयूर ने उसे झिझोड़ कर नींद तोड़ी। क्या हुआ है जारी? उसकी आंखें खुली तो गयूर ने उसे बिठाते हुए पूछा। वो उसकी सांस चढ़ी हुई थी। रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गयूर ने मेज से ग्लास उठाकर ग्लास में पानी उंडेला और वापस उसके पास आया। शाबाश, पियो और हमें बताओ कि हुआ क्या है। उसके मुंह से पानी का ग्लास लगाते हुए गयूर ने कहा, मुझे बहुत अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। हॉस्पिटल में भी जब अंधेरे में नर्स मुझे कमरे में बंद करती थी ना, मुझे यही ख्वाब आते थे। पानी पीने के बाद भी उसने गिलास अपने हाथों में थामे रखा। कैसे ख्वाब? गयूर बात की गहराई में गया। कोई मर गया है, सब रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, लेकिन क्या? उसकी जैसे जान अटकी थी। कोई मुझे बहुत डांट रहा है कि मैंने इसे मारा है। उसके लफ्ज़ों की अदायगी मुश्किल हुई थी। किससे? असफरीन के हर जुमले के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे अकेला छोड़ दें। उसने ग्लास उठाकर फर्श पर पटका। जारी, इस शदीद रद्द अमल पर गयूर भी डरा था। कोई मुझे कुछ नहीं बताता, लाला और भाभी भी नहीं बताते मुझे कुछ, आप भी नहीं बताएंगे। वो गमो गुस्से के आलम में बेजारी से बोली। तुम एक बार ठीक हो जाओ, तुम्हें हम सब बता देंगे, हमारा वादा है तुमसे। उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थामे गयूर ने उसे खुद से लगा लिया। कितनी देर वो उसे खुद से लगाए पुरसकून करता रहा। हम उसकी कुछ हालत संभली तो गयूर से अलग होकर वो अपने मखसूस लहजे में बोली, हाँ। गयूर भी अभी उसके हाथ थामे बैठा था, जिनकी कपकपाहट काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी थी। मुझे प्यास लगी है, पर ग्लास तो मैंने तोड़ दिया है, अब हम पानी कैसे पिएंगे? उसके बचकाना लहजे और मासूम अंदाज से ज़्यादा उसके सवाल पर गयूर कहका लगाए हंसा। हम किचन से ले आते हैं। गयूर ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो उसने गिरफ्त सख्त कर ली। नहीं, आपने नहीं जाना, आप नहीं थे ना, इसलिए मुझे बुरे बुरे ख्वाब आए थे। आप पास होते हैं ना तो मुझे ख्वाब भी अच्छे अच्छे आते हैं। आपने कहीं जाना आपने कहीं नहीं जाना, बस। घबराहट से वो फिर कपकपाने लगी। ठीक है, हम मुलाजमा को बुला लेते हैं, तुम इत्मीनान से रहो, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। एक हाथ छुड़वाकर गयूर ने जेब से मोबाइल निकालकर किचन में कॉल मिलाई और ग्लास मंगवाया, जबकि दूसरा हाथ असफरीन की सख्त गिरफ्त में था। फजर के वक्त जाकर दोबारा उसकी आंख लगी थी। नींद में भी गयूर के हाथों को उसने अपने हाथों में यूं थाम रखा था जैसे खो जाने के खौफ से कोई छोटा बच्चा अपने बड़े के हाथ को थाम कर रखता है। अब जब वो सो गई तो गयूर ने अपने हाथ छुड़वाए और वहीं बेड पर टेक लगाए उस पर नज़रें साकित किए बैठा रहा। उसकी डरी सहमी कैफियत गयूर अब्बास बलोच को नदामत के समंदर में मजीद गर्क करती जाती थी। 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार भले गयूर था, मगर 3 साल से इस सानेहे की कीमत असफरीन अदा कर रही थी। एक लम्हे में दो अहम और सगे रिश्तों को खोकर वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। सदमों ने उसे अपने हवास में भी ना रहने दिया था।
ہم بہت بے بس ہو گئے ہیں زاری، ایک طرف اپنے اللہ سے صبح و شام تمہارے ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ خوف ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی تو ہم کس منہ سے تمہارے سامنے آئیں گے، تم ہمیں معاف بھی کرو گی یا 3 سال پہلے کی باتوں کو یاد کرتے غیور کی روح بھی لرز جاتی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی تھی۔ بھوک کافی زور سے اپنا اثر دکھا رہی تھی، مگر باہر ازفرین کے سامنے نیند کا بہانہ بنا کر وہ کمرے میں آیا تھا۔ اب اگر یوں ہی منہ اٹھا کر واپس جاتا تو ازفرین کے سامنے اس کی سبکی ہو جاتی، جو کہ اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ سونے کی اداکاری ہو رہی ہے، کتنا عجیب ہے نا یہ انسان۔ اگر کچھ دیر باہر رک جاتا تو ماں وغیرہ کو کتنا اچھا لگتا۔ اسے بے جا کروٹیں بدلتا دیکھ کر ازفرین نے ایک شکوہ کناہ نظر ڈالتے ہوئے سوچا تھا، حد ہے۔ سنگھار میز کے سامنے بیٹھے اس نے زیور اتارنا شروع کیا، مگر آئینے میں غیور کی بدلتی کروٹوں سے اسے کوفت ہونے لگی۔ غیور! اللہ کر کے اس کی آنکھ ذرا لگی تھی کہ ازفرین کی آواز نے نیند میں خلل ڈال دیا۔ کچھ کھا لو، کھانے کی ٹرے لیے وہ بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ کھانا؟ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا، خالی پیٹ تمہیں نیند نہیں آتی، اس لیے کب سے کروٹیں بدل رہے ہو۔ ٹرے اس کی گود میں رکھ کر وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑی۔ کیا فائدہ اتنی بھوک ہڑتال کرنے کا؟ اس نے منٹوں میں ہماری چوری پکڑ لی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی۔ اگر کچھ دیر نیچے رک جاتے تو تمہاری شان میں کوئی کمی تو نہیں آنی تھی نا۔ آئینے میں اس کا کھانے میں مصروف عکس دیکھ کر سوچتی ہوئی وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اب کچھ ہی دیر میں لباس تبدیل کرنے کے بعد واپس آئینے کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن ملنے لگی۔ زاری! وہ بالوں میں برش کر رہی تھی تو غیور کی آواز پر نظریں اٹھا کر آئینے میں ہی اس کا عکس سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا، فرمائیں؟ وہ تکلف سے بولی، اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ ہمیں خالی پیٹ نیند نہیں آتی تو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم کھانے کے بعد چائے بھی پیے بغیر نہیں سوتے۔ آج وہ حکم کی جگہ التجا کر رہا تھا۔ جی پتا ہے، لے آتی ہوں۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر دوپٹہ اوڑھے پہلے اس نے کھانے کی خالی ٹرے غیور کے سامنے سے اٹھائی اور پھر تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں تم فرش پر تو سو گی نہیں؟ اس کے جاتے ہی بیڈ سے اچھل کر غیور صوفے کی طرف لپکا اور ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل صوفے پر انڈیل دی۔ یہ لیجئے، نوش فرمائیے۔ اسے چائے کا کپ تھماتی وہ اپنا سرہانہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف چل پڑی۔ صوفے پر ہم سے پانی گر گیا ہے۔ اب ہم اتنے بے رحم تو نہیں ہیں کہ اتنی ٹھنڈ میں تمہیں گیلے صوفے پر یا ٹھنڈے فرش پر سلائیں۔ تم یہیں بیڈ پر سو سکتی ہو، وہ احسان جتاتے ہوئے بولا۔ میرے سونے سے بیڈ آج ناپاک نہیں ہوگا؟ ازفرین نے اسے اسی کے کہے الفاظ یاد دلائے تھے۔ ہمارے سونے سے نہیں ہوا تو پھر ہم سے لاکھ درجے بہتر ہو تم۔ 5 وقت اللہ اللہ کرتی ہو۔ ایک ہم ہے کھر دماغ لادین، اصل غلاظت تو ہم ہے۔ وہ اپنے کہے الفاظ پر دل سے پشیمان تھا۔ ہم نیند میں انسان نہیں کھاتے، تم یہاں بے فکری سے سو سکتی ہو۔ اسے سوچ میں گم کھڑا دیکھ کر غیور نے کہا، لائٹ بند کر دو، ہمیں بہت نیند آ رہی ہے۔ چائے کے 2 گھونٹ بھر کر اس نے چائے کا کپ لیمپ ٹیبل پر رکھ دیا اور کمبل اوڑھے اس کی طرف پشت کیے لیٹ گیا۔ صرف 2 گھونٹ پینے کے لیے آدھی رات کو میری اتنی پریڈ کروائی تھی اس پاگل انسان نے۔ غیور کی طرف دیکھ کر اس نے کلس کر دل میں سوچا۔ اگلی صبح عباس بلوچ گھر آئے تو ان کے خاص ملازم نے گزشتہ شب اڑائی جانے والی دعوت کا احوال ان کے گوش گزار کیا، جس پر وہ آگ بگولا ہوئے تھے۔ جس آفریدی خاندان کے نام سے انہیں نفرت تھی، اسی خاندان کے افراد کو ان کی بلوچ حویلی میں مدعو کیا جانا ان کے چہرے پر کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ غیور اور ظہور تو بچے ہیں، مگر تمہیں غیرت نہیں آئی؟ بغیر ملازمین کا خیال کیے مرکزی ہال میں کچہری لگائے وہ مدحت بیگم پر برس رہے تھے۔ وہ بلوچ صاحب خوف کے مارے ان کی زبان سے الفاظ بھی ادا ہونا محال تھا۔ کچھ بکو گیا؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا جسے ازفرین نے روک لیا۔ انکل قصور آنٹی کا نہیں ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یوں ملازمین کے سامنے تو آپ انہیں رسوا مت کیجیے نا۔ آج سے پہلے ان کا اٹھا ہوا ہاتھ روکنے کی اس گھر میں کسی نے جرأت نہیں کی تھی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی۔ انہوں نے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ازفرین بیٹا تم بیچ میں مت آؤ، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ مدحت بیگم نے اسے مداخلت سے روکا تھا۔ اگر معاملہ ذاتی ہے تو انکل کو یوں ملازمین کے سامنے آپ کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے آنٹی، وہ نڈر ہو کر بولی تھی۔ بکواس بند کر لڑکی۔ اس مرتبہ ان کا ہاتھ ازفرین پر اٹھا جسے وہاں آتے غیور نے روک لیا تھا۔ بلوچ صاحب آپ شاید بھول رہے ہیں تو یاد دلا دیں، یہ لڑکی ہماری بیوی اور اس بلوچ خاندان کی بہو ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑتا وہ ازفرین کے سامنے کسی ڈھال کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔
वाह غیور عباس بلوچ، آفریدی خاندان کا خون آج تمہیں اپنے باپ سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ غیور نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ دھاڑے تھے۔ بات خون کی نہیں ہے، صحیح اور غلط کے فرق کی ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہماری ماں یا بیوی کو یوں ملازموں کے سامنے رسوا کرنے کا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ خون سفید ہو گیا ہے تمہارا۔ بیوی کی محبت میں سب بھول گئے کہ تمہاری پھپھو کے ساتھ کیا کیا تھا آفریدی خاندان نے۔ تمہارے بھائی آذر کو تمہاری اس چہیتی بیوی کے منگیتر نے کتنی بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ وہ اس کے دماغ میں زہر بھرنے لگے۔ ہماری پھپھو پر ظلم آفریدی خاندان نے نہیں، آپ نے اور اس بلوچ خاندان کے مردوں نے کیا تھا۔ جب غلطی کیسر چچا کی تھی تو سزا کے لیے ہماری بے گناہ پھپھو کو کیوں پیش کیا گیا تھا؟ بتائیے، کیوں پھپھو کو پیش کیا تھا آپ لوگوں نے؟ آفریدی خاندان انہیں زبردستی تو اٹھا کر نہیں لے گیا تھا نا آپ لوگوں سے۔ آپ ہی لوگوں نے انہیں الیاس خان آفریدی کے نکاح میں دیا تھا نا۔ اس نے بھی چیخ چنگھاڑ کر اپنا غبار نکالا۔ غیور بس کر دے بیٹے۔ عباس بلوچ کو غصے سے ہانپتا دیکھ کر دادی نے غیور کی منت کی تھی، آپ کی وجہ سے ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکے۔ ہمیں عورت ذات کی عزت کرنا نہیں آتا، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے بڑوں کو، اپنے باپ کو عورت ذات کی عزت کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے ہمیشہ ہماری ماں کی توہین کی اور ہم بھی گواروں کی طرح سب خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ہم سے اچھی تو یہ لڑکی ہے جس میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت تو ہے۔ لعنت ہے ہم جیسے مرد پر جو عورت کی عزت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھی نم ہوا۔ بہت خوب چھوٹے بلوچ، بیوی کی زبان بولنے لگے ہو اب۔ عباس بلوچ نے اصفرین پر حقارت بھری نگاہ ڈالی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح، ہماری بیوی ہماری عزت ہے عباس بلوچ صاحب۔ اسے آپ ہماری دھمکی سمجھیے یا ہمارا فیصلہ، تو ہم کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں گے۔ شہادت کی انگلی اٹھاتا انہیں اپنا حتمی فیصلہ سناتے وہ پاؤں پٹکتا کمرے میں چلا گیا اپنے۔ بہت خوب لڑکی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم آفریدی خاندان کا ہی خون ہو۔ اسے ٹوک لگاتے عباس بلوچ گھر سے ہی نکل گئے۔ آنٹی ایم سوری۔ اصفرین کو لگا کہ یہ سب اس کی نادانی تھی۔ تم جاؤ اور غیور کو دیکھو۔ مدحت بیگم صوفے پر یوں بیٹھی جیسے گر ہی جائیں گی۔ وہ کمرے میں آئی تو غیور بیڈ کے کنارے فرش پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا، ہاتھ میں شاہدہ کا فوٹو فریم تھامے زاروں قطار رو رہا تھا۔ آج سے پہلے اصفرین نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے خیال میں یہ انسان صرف دوسروں کو ہی رلانا جانتا تھا، مگر آج وہ خود اپنی کوتاہیوں پر آبدیدہ تھا۔ غیور، اصفرین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا زاری، ہمیں واقعی عورت ذات کی عزت کرنا نہیں آتا۔ ہم بھی کیا کرتے، ہم نے کبھی بھی چچا یا بابا سائیں کو ماں یا چچی کی عزت کرتے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا۔ ہمیں یہی لگتا تھا کہ پوری دنیا عورت کے ساتھ ایسے ہی پیش آتی ہے۔ پھر یونیورسٹی میں تم ملی تو لگا شاید ہم غلط تھے۔ تمہاری عزت کر کے اطمینان ملتا تھا۔ تمہارے سامنے اپنے خاندان کا ذکر کرنے سے اس لیے کتراتے تھے کیونکہ تم ان سب باتوں کے سخت خلاف تھی۔ تمہیں سخت نفرت تھی ایسے مردوں سے۔ ہم سچ بتائیں تو تمہارے ساتھ ہم پوری زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر کبھی تم سے یہ کہنے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس کی ہر بات اصفرین کو نیا صدمہ دیتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ ہم جانتے تھے کہ ہم کبھی تمہیں وہ عزت، وہ مقام دے ہی نہیں سکتے جس کی تم مستحق ہو، اور دیکھو یہی ہوا۔ تمہارے اس گھر میں آنے کے بعد سے اب تک ہم نے تمہیں رسوائی اور اذیت کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ ہم تمہارے قابل ہی نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو تمہیں خوشیاں دیتے، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیتے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اصفرین کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، جہاں آنسوؤں کا بند کسی بھی وقت بہہ جانے کو تیار کھڑا تھا۔ تمہیں اپنے رویے پر افسوس ہے غیور، تو میں نے بھی اپنا دل تم سے صاف کر لیا ہے۔ ماضی کو یاد کر کے پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ تم تو ہمیں بہت آسانی سے معاف کر چکی ہو، لیکن ہم خود کو اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دیں؟ احساس ندامت نے اسے خود سے ہی بدگمان کر دیا تھا۔ تم نے نیچے جو کچھ بھی کہا غیور، وہ بھلے نہ ہو، مگر تمہارے بابا سائیں سے تمہیں اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہو سکے تو ان سے معافی مانگ لینا۔ ہر پہلو پر اس کی نظر رہتی تھی۔ تمہاری طرح پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، ان پڑھ ہیں، ہر بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ آج یہ جملہ اس نے اصفرین کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے کے لیے کہا تھا۔ تم کتنے نالائق ہو، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اصفرین نے مسکراتے ہوئے اسے یونیورسٹی کی پڑھائی کی یاد دلائی، جب وہ سخت استانی بن کر اسے پڑھایا کرتی تھی۔